नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन यूनानी विचारक डेमोक्रिटस के दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डेमोक्रिटस काफी अहम विचारक। बिल्कुल, हमारे पास उनके विचारों पर कुछ सामग्री है और मूल सवाल शायद यही बनता है, क्या वाकई सब कुछ सिर्फ परमाणु और शून्य से बना है? ये बड़ा सवाल है। देखते हैं ये विचार हमें कहाँ ले जाता है ना? बिल्कुल। और डेमोक्रिटस का ये सोचना कि हमारे सारे अनुभव जैसे रंग, स्वाद, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी, ये सब सिर्फ अदृश्य कणों की व्यवस्था का नतीजा है। सोचिए जरा। हाँ, अपने समय में ये बहुत ही क्रांतिकारी मतलब रेडिकल विचार था। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मूल विचार को पकड़ें, इसे भारतीय दर्शन की कुछ धाराओं से थोड़ा मिलाकर देखें। हाँ, ये दिलचस्प होगा। और समझें कि ये आज भी कितना मायने रखता है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे बड़े विचार से ही शुरू करते हैं। सब कुछ परमाणु और शून्य है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, तो डेमोक्रिटस जो लगभग 460-370 ईसा पूर्व के आसपास थे, उनका कहना था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये असल में बस दो चीजों से बना है। एक तो है अनंत संख्या में बेहद छोटे, मतलब इतने छोटे कि उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे कण। अच्छा। जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा, ग्रीक में एटमॉस, जिसका मतलब ही है जिसे काटा न जा सके, अविभाज्य। बिल्कुल। और दूसरी चीज है शून्य, यानी वो खाली जगह, वो स्पेस जिसमें ये सारे परमाणु घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये परमाणु हमेशा से हैं, शाश्वत हैं और बदलते नहीं हैं खुद में, लेकिन उनके जुड़ने और अलग होने के तरीके बदलते रहते हैं। एकदम सही। और इसी वजह से हमें दुनिया में इतनी विविधता, इतनी वैरायटी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक तरह से, जैसे आपने पहले इशारा किया, हेराक्लिटस जो कहते थे सब कुछ बदल रहा है। हाँ, पैंटारेई। और पार्मेनिडीज जो कहते थे कुछ नहीं बदलता, सब एक है। उन दोनों के बीच का रास्ता था ये। अच्छा, कैसे? देखिए, परमाणु खुद तो स्थायी है, बदलते नहीं, ये पार्मेनिडीज जैसा हो गया। पर उनकी व्यवस्था, उनका अरेंजमेंट, उनकी गति, वो लगातार बदल रही है। ये हेराक्लिटस जैसा। अच्छा, दिलचस्प संतुलन है ये तो। हाँ, और इसी बदलाव से हमें लगता है कि दुनिया चल रही है, बदल रही है। ये परमाणु असंख्य हैं, डेमोक्रिटस ने कहा, कठोर है, अलग अलग आकार और बनावट के भी हो सकते हैं। जैसे शायद कोई हुक वाला हो, कोई गोल, कोई खुरदुरा, ताकि वो आपस में जुड़ सके। लेकिन उनमें खुद में कोई गुण नहीं होता। गुण नहीं होता मतलब रंग, गंध, स्वाद, ये सब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब परमाणुओं के अपने गुण नहीं हैं। तो फिर हमें ये रंग, स्वाद, गर्माहट ये सब महसूस कैसे होता है अगर परमाणुओं में ये गुण है ही नहीं? और ये शून्य यानी खाली जगह का क्या रोल है इसमें? अच्छा सवाल है। देखिए, शून्य वो स्टेज है जहां ये सारा एक्शन हो रहा है। अच्छा। परमाणु इसी खाली जगह में लगातार घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ठीक है। डेमोक्रिटस का मानना था कि जब ये परमाणु हमारे इंद्रिय अंगों से टकराते हैं, हमारी आंखें, जीभ, त्वचा, जो खुद भी परमाणुओं से ही बने हैं। हाँ, वो भी तो पदार्थ ही हैं। बिल्कुल। तो जब ये टक्कर होती है, तब हमारे अंदर रंग, स्वाद, गर्माहट जैसी संवेदनाएं पैदा होती हैं। ये हमारी अनुभूति है, हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ओह, तो ये बाहरी दुनिया की असली सच्चाई नहीं है? उनके हिसाब से नहीं। असली सच्चाई, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो बस गतिशील परमाणु और वो खाली जगह यानी शून्य ही है। अच्छा। हर घटना, हर चीज जो हो रही है, उसका कारण इन कणों की गति और उनकी टक्करें ही हैं। कोई ऊपर वाला, कोई दैवीय इच्छा या कोई चमत्कार नहीं। सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है, एक तरह से भौतिक नियम। हाँ, अनिवार्य भौतिक नियम। सब कुछ तय है, डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन अगर सब कुछ बस कणों और नियमों का ही खेल है, एक तरह की मशीनरी है, तो फिर इसमें नैतिकता, मतलब अच्छा जीवन, मन की शांति, इन सब बातों की जगह कहाँ बचती है? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, ये बहुत बहुत गहरा सवाल है और यही डेमोक्रिटस के दर्शन को और दिलचस्प बनाता है। उन्होंने सोचा था इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ भौतिक जगत की बात नहीं की, उन्होंने यूथीमिया का एक विचार दिया। यूथीमिया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मन की सच्ची शांति, एक तरह की आंतरिक प्रसन्नता या कंटेंटमेंट। अच्छा। और उनका मानना था कि ये खुशी बाहरी चीजों से, धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिलती। तो फिर किससे मिलती है?
ये मिलती है संयम से, संतुलन से और ज्ञान पाने के आनंद से, बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से। ओ, तो मतलब दुनिया को पूरी तरह भौतिकवादी मानने के बावजूद हाँ, उन्होंने एक संतुलित और विवेकपूर्ण जीवन जीने का रास्ता भी सुझाया। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में एक रोचक बात है ना, कि कैसे एक पूरी तरह से भौतिकवादी मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू से भी एक नैतिक लक्ष्य निकल सकता है। सच में ये सोचना भी दिलचस्प है कि यूनान में ऐसा भौतिकवादी विचार पनप रहा था। क्या इसी तरह के विचार दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जैसे भारत में, उस समय उभर रहे थे? कोई कनेक्शन या फर्क दिखता है? हाँ, ये तुलना करना तो बहुत ही रोचक है। भारत में भी परमाणु जैसे विचार मिलते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ। जैसे एक तो वैशेषिक दर्शन है, जिसमें कणाद ऋषि ने अणु का सिद्धांत दिया। ये भी जगत के मूल कण हैं। हाँ, कणाद का नाम तो कण खाने वाले से जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ आकाश को सिर्फ खाली जगह यानी शून्य नहीं माना गया, बल्कि उसे भी एक तत्व, एक द्रव्य माना गया है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि वैशेषिक में आत्मा और कर्मफल सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो डेमोक्रिटस के यहाँ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर देखिए, जैन दर्शन में पुद्गल का विचार है। ये भी भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है। पुद्गल? हाँ, और जैन दर्शन की खास बात यह है कि वो कर्म को भी एक तरह का सूक्ष्म भौतिक पदार्थ मानते हैं, जैसे धूल के कण आत्मा से चिपक जाते हैं। ओह, तो यहाँ नैतिकता का एक भौतिक आधार जैसा दिखता है। हाँ, एक तरह से कर्म कोई अमूर्त चीज नहीं, बल्कि सूक्ष्म द्रव्य है। ये बहुत अनोखा विचार है। वाकई। और बौद्ध दर्शन? वहीं बौद्ध दर्शन तो बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। वो क्षणिकवाद की बात करता है। मतलब सब कुछ बदल रहा है हर पल? हाँ, हर पल। उनके अनुसार कोई स्थायी परमाणु या स्थायी आत्मा जैसी चीज है ही नहीं, सब कुछ एक प्रवाह है। तो काफी भिन्नताएं हैं। हाँ, समानता ये है कि ये सभी दर्शन जगत को किसी न किसी तरह की सूक्ष्म इकाइयों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अनुभव की दुनिया को संयोजन का परिणाम मान रहे हैं। लेकिन आत्मा, कर्म, शून्यता, इन सब की अवधारणाओं में बहुत गहरे अंतर हैं। लेकिन एक बात हैरान करती है, डेमोक्रिटस ने ये सब सोचा कैसे होगा? मेरा मतलब है, उस समय तो कोई माइक्रोस्कोप या आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण थे नहीं। सही कहा आपने। सिर्फ देखकर, अवलोकन करके और सोचकर, तर्क लगाकर यहाँ तक पहुँचना, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, ये विशुद्ध तर्क और अवलोकन की शक्ति है। उन्होंने दुनिया को देखा और सोचा कि इसे समझने का सबसे सरल, सबसे बुनियादी तरीका क्या हो सकता है। ये एक तरह से रिडक्शनिज्म की सोच थी, यानी जटिल चीजों को उनके सरल मूल घटकों में तोड़कर समझना। शायद इसकी पहली व्यवस्थित झलक। और ये सोच तो विज्ञान में आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। हालांकि हम जानते हैं कि जिसे डेमोक्रिटस ने अविभाज्य परमाणु कहा था, वो भी विभाज्य है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे कण। और जिसे उन्होंने शून्य यानी खाली जगह कहा था, वो भी असल में पूरी तरह खाली नहीं है। क्वांटम फील्ड्स है वहाँ। राइट, क्वांटम वैक्यूम। हाँ, लेकिन ये मूल विचार कि दुनिया को उसके सबसे बुनियादी कणों और उनके बीच काम करने वाले नियमों से समझा जा सकता है, ये विज्ञान के पूरे विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुआ। तो डेमोक्रिटस हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो कणों और उनके अटल अनिवार्य नियमों से चलती है। एक तरह का मशीनी ब्रह्मांड, है ना? हाँ बिल्कुल, एक क्लॉकवर्क यूनिवर्स जैसा। और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है जिस पर दार्शनिक और वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। कौन सा सवाल? यही कि अगर सब कुछ परमाणुओं के तयशुदा नियमों का ही नतीजा है, अगर सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, तो फिर हमारी आज़ाद मर्जी, हमारी फ्री विल का क्या? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। हमारी चेतना, हमारा ये महसूस करना कि हम चुनाव कर सकते हैं, हमारा सौंदर्य बोध, प्रेम, नैतिकता, क्या ये सब भी बस परमाणुओं के जटिल खेल मात्र है, सिर्फ भौतिक नियमों का नतीजा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम मनुष्य वास्तव में क्या हैं, हमारी स्वतंत्रता का स्रोत क्या है। बिल्कुल। और शायद इसी सवाल पर सोचना डेमोक्रिटस के दर्शन की आज भी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है।